हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं शुरुआत करूंगी। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये कि मेरी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज मुझे अच्छे रिटर्न्स क्यों देती हैं, उसके पीछे के मैं एक्चुअल रीजंस आपको बताऊंगी। आप लोग ये तो बोल रहे हो कि मैं प्रॉफिट्स कैसे जनरेट कर रही हूँ, मैं कंपनीज में क्या देखती हूँ, वो सब तो बहुत बात की बातें हैं। सबसे पहले जो इमोशनल, जो मतलब जो जो चीज मैं साइकोलॉजिकल जो चीजों जो फॉलो करती हूँ, मतलब मेंटली किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले मैं क्या क्या चीजें फॉलो करती हूँ, मैं आज सबसे पहले आपको वो बताना चाहूंगी कि ये सारा गेम, शेयर मार्केट में पैसा कमाने का सारा और सारा गेम केवल और केवल आपके मेंटल स्ट्रेंथ का है। जितना मेंटली स्ट्रांग आप यहाँ पे बिहेव करोगे शेयर मार्केट में, छोटी मोटी फ्लक्चुएशन से डरना छोड़ दोगे, छोटे अप मूव में आप ग्रीडी नहीं बनोगे, छोटे डाउन डाउन मूव में आप डरोगे नहीं, तो आप यहाँ शेयर मार्केट से कमा के ले जाओगे। और अगर आपने मेंटल बैलेंस यहाँ खो दिया शेयर मार्केट में, तो चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हैं, और चाहे आप मतलब आपने कुछ भी कर रखा हो, कुछ भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे जो आपने टेक्निकल कोर्सेज कर रखे हो, आजकल का जो मार्केट हो चुका है ना, वो ना तो केवल फंडामेंटल्स पे चल रहा है, ना केवल टेक्निकल्स पे चल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल आपकी मोमबत्तियां फेल हो जाएंगी, बहुत अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज फेल हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो चीजें चल रही है ना, वो बहुत चीजों का मिक्सअप चल रहा है आजकल शेयर मार्केट में। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स काम करते हैं, तो इतने बड़े बड़े जो खिलाड़ी लोग हैं ना शेयर मार्केट में बैठे हुए हैं, उनके बीच में से हम रिटेलर्स थोड़ा सा प्रॉफिट का हिस्सा लेके आ पाए, इसके लिए कुछ स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ, जो मैं बहुत जोर से फॉलो करती हूँ। वो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ आज। पहले पॉइंट पे बात करूंगी कि किसी भी अच्छे बिजनेस से जुड़ती हूँ, मतलब मैं किसी भी कंपनी के प्राइस को देखने से पहले, उसके फंडामेंटल्स को देखने से पहले, उसके टेक्निकल्स को देखने से पहले, उसके रेशोज देखने से पहले, सबसे पहले जो कोशिश करती हूँ ना, वो कंपनी बिजनेस क्या है, उस बिजनेस को इंडिया, जो 145 करोड़ इंडियंस हैं, आजकल मैंने थोड़ा कोशिश करती हूँ कि जो विदेशों से डील करने वाली कंपनीज हैं, थोड़ा सा उनसे बच के रहूं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि उन कंपनीज के साथ कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन विदेशों में कुछ ऐसी परेशानी क्रिएट हो जाती। एक तो ऑलरेडी हमारा देश इतना बड़ा है, यहाँ पे ही परेशानी क्रिएट होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। 145 करोड़ की जनता ही बहुत ज्यादा है किसी भी शेयर के लिए 10 नेगेटिव फैक्टर्स क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे में क्यों डॉलर, क्यों क्रूड और क्यों बाहरी किसी और किसी तरह के पॉलिटिक्स का हम शिकार बने। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ऐसे बिजनेसेस को चूज करूं जिनकी की टारगेट जो कंज्यूमर है वो ये इंडियन जनता है। 145 करोड़ इंडियंस हैं। मेरे पास 12-13 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद मैंने बहुत धोखे खाए हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज, लेकिन क्रूड गिर गया, क्रूड बढ़ गया तो दिक्कत है उन कंपनीज में। बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन डॉलर फ्लक्चुएशन है तो दिक्कत है उन कंपनीज में। ठीक है, तो इसके चलते अब मैं बाहरी विदेशों से होने वाली अपनी कंपनीज पे जो भी इम्पैक्ट करती हैं विदेशी कंपनियां, थोड़ा सा उनसे बच के रहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे पास थोड़ा सा पैसा है उस पे चाहे बहुत ज्यादा रिटर्न्स ना भी कमाऊं, लेकिन एक स्टेडी, वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मेरे साथ शायद वही कुछ हुआ है। मैं थोड़ा लेके थोड़ा पाके सुकून से जी जाती हूँ। मुझे 15 दिन में पैसा डबल करने का कोई शौक नहीं रहता। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं अच्छे बिजनेसेस से जुड़ूं, और खास करके जिनका विदेशों से, अपनी इंडियन बाउंड्री के अंदर अंदर जिनका ज्यादातर बिजनेस है, जिनका विदेशों से एक्सपोजर काफी कम है। क्योंकि आजकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा, आप सोच नहीं सकते कल को कौन सा वर्ल्ड का लीडर क्या कह देगा और अपने उस कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे। ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वल्नरेबिलिटीज कम करने की। ऑलरेडी शेयर मार्केट में 50 तरह की चीजें हैं आपके एक शेयर की पिटाई करने के लिए। तो कोशिश करती हूँ कि केवल इंडियन बाउंड्रीज की वल्नरेबिलिटी को ही टैकल कर लूं, वही समझ लूं। और क्योंकि मेरा मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी मेरा थोड़ा सा ना उसका इंटरेस्ट का विषय भी है, तो इसलिए मुझे इंडियन ह्यूमन साइकोलॉजी, इंडियन सोसाइटी, उसको क्या पसंद है, वो कब क्या करेगी, काफी कुछ हद तक आइडिया रहता है। तो इसके चलते मैं ऐसे बिजनेसेस से जुड़ने की कोशिश करती हूँ जो कि मुझे अब नियर कमिंग फ्यूचर में, अगले 1-2 साल में मुझे जहां पे
ऐसा लगता है कि हाँ भाई इस सेक्टर में सेल होगी ही होगी, इस कंपनी की चीजें उठेंगी ही उठेंगी। मतलब देखो शेयर, सीधा सा रूल है, किसी भी शेयर का प्राइस तभी उठेगा जब उस कंपनी की सेल बढ़ेगी, जब उस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। तो मैं सबसे पहले किसी भी कंपनी में ये देखती हूँ कि क्या इस बिजनेस का जो प्रोडक्ट है क्या वो इस इंडियन जनता को अट्रैक्ट करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो मैं उस कंपनी को फिर साइड कर देती हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 रूल रहता है कि किसी भी बिजनेस, ऐसे बिजनेस से जुड़ती हूँ जो 140 करोड़ इंडियंस की जो भी डिमांड है की कोशिश करता है, ठीक है। और उसके बाद में उस कंपनी और उस बिजनेस में एक कैलकुलेटेड टाइम फ्रेम के लिए प्रॉफिट बुकिंग्स भी उतनी ही जरूरी हैं। तो इसलिए उस बिजनेस के साथ में एक कैलकुलेटेड टाइम स्पैन के लिए जुड़ती हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करती हूँ कि डेली शेयर प्राइस चेक नहीं करती। ये सेकंड थंब रूल बना लो, अगर आपको शेयर मार्केट से सच में कुछ कमाना है ना, डेली सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जब तक आप स्क्रीन देखना नहीं छोड़ोगे ना, आप शेयर मार्केट से नहीं कमा पाओगे। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि डेली आप जब सुबह से 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का शेयर मार्केट देखते हो ना, तो उससे क्या होता है ना कि आपका मेंटल सेटअप खराब होता है। आप मतलब आपके लिए जाल बिछाए जाते हैं रोज। जो लोग करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा मतलब पसंद करते हैं ना, उन लोगों के लिए रोज ट्रैप्स बिछाए जाते हैं ऑपरेटर्स और बड़े बड़े प्लेयर्स के द्वारा। और अगर आप रोज सुबह से 9 बजे से 3:30 बजे तक का मार्केट देखोगे ना, तो आप लोगों की सारी मेंटालिटी रीड करके बैठा है ऑपरेटर, और उसको पता है कि वो किस न्यूज से किस तरह के टारगेटेड डीमैट अकाउंट खुलाने वालों को वो टारगेट कर सकता है। तो वो फिर आपको फंसाने की हर तरह की कोशिश करेगा। और ये कैंडल स्टिक पैटर्न और इस तरह की न्यूज और इस तरह के कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो इस तरह की चीजों को हवा देते हैं। आप लोग उनकी बातें सुन के गलत जगह पे, गलत टाइमिंग्स पे, गलत प्राइसेस पे वहां पे ट्रैप हो जाते हो, ठीक है। और ये सारी देखो, मैं तो अभी बहुत ही छोटी प्लेयर हूँ, मेरा बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट है और बहुत ही थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। आप उन लोगों की सोचो कि जिनके पास 30-30, 40-40 साल का शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस हो चुका है, जो बचपन से 10-11-12 साल से शेयर मार्केट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैपिटल के साथ शेयर मार्केट कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर हैं जिनकी कंपनीज में डायरेक्ट जानकारी है। ऑपरेटर कौन होते हैं? जिनको कंपनी से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, जिनकी कंपनी से अंदर से इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है, ये ऑपरेटर्स उस तरह के लोग होते हैं। और ये आप लोगों के खास करके जो नए आने वाले लोग हैं ना, इनका सारा डेटा इनके पास रहता है कि कितने लोगों ने कौन सी जगह से अकाउंट खुलवाए हैं। सपोज राजस्थान का कोई पर्सन है, उसने अकाउंट खुलवाया है, तो इन ऑपरेटर्स के पास राजस्थानियों की पसंद के हर तरह के शेयर हैं। उनको पता है कि ये किस तरह के मल्टीबैगर कचरा स्टॉक में ये वाला राजस्थानी या ये वाला बिहारी या ये वाला वेस्ट बंगाली फंस सकता है। वो आपको उसी तरह की चीजें आपको परोसेंगे, वो चाहे न्यूज के रूप में हो, चाहे वो आपको किसी तरह का, और बहुत सारे तरीके हैं। स्पैम्स, आपके पास मैसेजेस आएंगे कि ये बाय कर लो, आपके पास कॉल्स आएंगी कि ये बाय कर लो, आपको जी न्यूज, सॉरी इस तरह से मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, आपको बड़े बड़े जो न्यूज चैनल हैं वो आपको इस तरह की खबरें दिखाएंगे कि कौन कौन सी ऑडियंस, किस किस तरह की ऑडियंस किन किन चीजों पे और किन किन न्यूज पे ट्रैप हो सकती है, ठीक है। मैंने किसी भी न्यूज चैनल को वो नहीं किया है, मतलब मैं अपने वर्ड्स बैक लेती हूँ। अगर मतलब यार ये वो कॉपीराइट पता नहीं क्या क्या इशू हो जाएगा मेरे को जेल नहीं जाना अभी, ठीक है तो दूसरी बात अपनी ये हो गई कि डेली शेयर प्राइस चेक नहीं करना है। जिस भी कंपनी, जिस भी बिजनेस में आपने एंट्री कर ली, थोड़ा सुकून से मतलब बैठा करो वहां पे। डेली उसके प्राइस का अप एंड डाउन का मूव देखोगे ना, आपको टेम्पटेशंस आएंगी, या तो आप एंट्री कर लोगे या आप डर के एग्जिट कर लोगे। बहुत बार डिस्ट्रेस सेलिंग कराई जाती है, बिना बेकार की किसी न्यूज पे डिस्ट्रेस सेलिंग कराई जाती है अच्छी कंपनीज में, और बहुत बार बेकार की बाइंग्स कराई जाती हैं, फेक बाइंग्स कराई जाती है, फेक कैंडल स्टिक पैटर्न्स जनरेट किए जाते हैं किसी भी बुरी कंपनी को ऊपर के प्राइसेस पे ले जाने पे, ताकि वहां से प्रमोटर अपना हिस्सा बेच के निकल सके, ठीक है। तो डेली प्राइसेस चेक करना छोड़ दो। उससे बेहतर काम बताती हूँ मैं आपको कि दिन में क्या करना है। ज्यादा से ज्यादा न्यूज के टच में रहो, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज के टच में रहो।
और खुद से उन न्यूज का एनालिसिस किया करो। कोई अच्छा एनालिस्ट आपको लगता है तो उसके टच में रहो, उससे वो न्यूज सुना करो। उसको देखो, दो चीजें किया करो, वही सेम न्यूज सुन के आपको क्या लगता है और वही सेम न्यूज सुन के उस एनालिस्ट को क्या लगता है। तो ये मिसमैच अगर है तो कोशिश किया करो कि उस एनालिस्ट के साथ अपनी थॉट प्रोसेस को मतलब जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो न्यूज के बहुत ज्यादा टच में रहना है और उन न्यूज का एनालिसिस कर, तो ये न्यूज एनालिसिस करना है। और न्यूज एनालिसिस किसी भी, देखो आप 4 एनालिस्ट को पकड़ोगे ना, उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि हर एनालिस्ट का सोचने समझने का तरीका अलग होता है, उसकी अलग तरह की कैलकुलेशंस होती हैं, उसका अलग तरह का प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। किसी भी एक एनालिस्ट को पकड़ो और उसी को आपको कहते हैं ना कि थोड़ा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी अच्छा एनालिस्ट आपको पागल नहीं बना रहा, अनटिल अनलेस आप बेकार के टेक्निकल चार्ट वाले एनालिस्ट के चक्करों में नहीं पड़ रहे। मार्केट में जितने भी अच्छे एनालिस्ट हैं, आप किसी अच्छे एनालिस्ट के चक्कर में नहीं, मतलब उसकी बातें सुनो और अपना जो एनालिसिस करते हो आप बाकी की न्यूज देख के उससे उसको मैच करने की कोशिश करो कि क्या आपके वो सही होते हैं क्या प्रोजेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि कोई भी न्यूज आती है ना, तो उस न्यूज को इस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ मैं कि उस न्यूज का मेरे 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 शेयर्स के, मेरे पोर्टफोलियो पे किस तरह का असर पड़ेगा और कितने दिनों तक पड़ेगा। अगर कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज आ जाती है ना, तो मैं तुरंत उस न्यूज का एनालिसिस करके एकदम गेस कर लेती हूँ, इस न्यूज से मेरा ये वाले शेयर को प्रॉफिट होगा, ये वाले शेयर को नुकसान होगा। प्राइस नहीं देखती हूँ, प्राइस मुझे ऑलमोस्ट उसी जगह दिखाई देता है। मैं आपको सच कह रही हूँ कि ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि मेरे कैलकुलेटेड प्राइस जो मैं किसी भी न्यूज को सोच के मैं सोचती हूँ ना कि इससे मेरे शेयर का प्राइस इतना होना चाहिए, उससे 2 3 4 5 रुपए के हेर फेर में ही मुझे वो प्राइस मिलता है मेरे पोर्टफोलियो पे। मैं जा जाके पोर्टफोलियो नहीं चेक करती, बस क्रॉस चेक। अब तो मैं आप लोगों से टच में रहने लगी हूँ, इसलिए थोड़ा अपना पोर्टफोलियो ज्यादा जल्दी जल्दी देखती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना स्क्रीन खोल के बैठी रहती हूँ तो फिर मन करता है बार बार कि अपना पोर्टफोलियो भी देख ही लो। नहीं तो मुझे 15-15 दिन हो जाया करते थे जब मैं अपना पोर्टफोलियो खोल के तक भी देखती थी, ठीक है। और अपने शेयर मुझे आसपास कहीं वहीं मिला करते थे जो मेरा कैलकुलेटेड लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो 4th पॉइंट मेरा ये हो गया कि हर न्यूज का मैं अपनी कंपनी पे मेरा क्या असर होगा उसकी सोच दिमाग में रखती हूँ, एक कैलकुलेटेड टाइम दिमाग में रखती हूँ कि इस न्यूज से इस कंपनी पे इतने टाइम तक इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और मैं बार बार क्यों बोलती हूँ कि किसी भी एनालिस्ट को सुनने से ना, आप जो चीजें अपनी सोच में मिस करते हो ना, वो चीज उन चीजों की पूर्ति हो जाएगी। यहाँ शेयर मार्केट में जिसका एक्सपीरियंस जितना ज्यादा बड़ा होता जाता है ना, उसके कैलकुलेशंस और उसके गेस उतने ज्यादा सही 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 होते जाते हैं। एक 6 महीने का जिसने डीमैट अकाउंट खुलवाया है ना, वो किसी भी शेयर का प्राइस उतने करेक्टली गेस नहीं कर सकता। उसके टारगेट और एंट्री, आप लोग एंट्री और एग्जिट लेवल पूछते रहते हो, जब से ये टेक्निकल का और ट्रेडिंग का चलन चला है ना, तब से ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं आ गए हैं, तो ठीक है, उन्हीं पर बात कर लेते हैं। तो जितना एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक 6 महीने का आदमी निकाल सकता है ना, उससे कहीं बेहतर तरीके से अच्छे एंट्री और एग्जिट लेवल्स जितना ज्यादा जिसके पास एक्सपीरियंस है ना, वो पर्सन निकाल सकता है, अगर उस पर्सन ने उस कंपनी में एकदम बढ़िया तरीके से एंट्री की है, बहुत अच्छे तरीके से फंडामेंटली जान समझ के उसके प्रोजेक्ट्स को रिसर्च करके तब उसने एंट्री की है, ठीक है। केवल वो न्यूज बेस्ड अगर आपने कहीं एंट्री की है ना, तो भी आप उसका शेयर प्राइस का वो टारगेट वारगेट नहीं निकाल सकते उतना आसानी से, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम मुझे देख के सच में सरप्राइज होता है कि ट्रेडिंग वाले लोग दिन में क्यों और कैसे 5 बार चीजें खरीद लेंगे, 5 बार चीजें बेच देंगे। मतलब उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं इतना रिसर्च करने के बाद में 2-2 3-3 महीने एक कंपनी को अच्छे से फॉलो करने के बाद में फाइनल ट्रेड लेने से पहले भी, फाइनली उस कंपनी में एंट्री करने से पहले भी मैं दिन रात कम से कम 10 बार सोचती हूँ कि हाँ, जो मैं डिसीजन लेने जा रही हूँ वो सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड कैपिटल है लगाने के लिए, और बहुत मुश्किल से मैंने इस कैपिटल को इतना ग्रो किया है। और जो आपको कहते हैं ना, जो मेहनत की कमाई होती है ना आपकी, जिसको आप खुद ग्रो करते हो, उस कंपनी को रिस्क पे लगाने में आपको बहुत ज्यादा गट फीलिंग की जरूरत है। तो उस मेहनत की कमाई को इस मार्केट में छोड़ने से पहले, चाहे मैं किसी कंपनी में 5,000 लगाऊं, चाहे मैं
10,000 लगाऊं, चाहे 50 लगाऊं, चाहे लाख रुपए लगाऊं, लेकिन उससे पहले जिसको आप ट्रेड लेना कहते हो ना कि एंट्री कर लें क्या, अरे यार पता नहीं कैसे आप लोग एंट्री कर लेते हो। मैं तो एंट्री करने से पहले ना मुझे 2 रात तक नींद नहीं आती और यही सोचती रहती हूँ कि यार फिर सोच ले मनीषा, फिर सोच ले यहाँ पे एंट्री कर रही है सही है कि नहीं है। जो हर पॉसिबल सवाल जो मेरे दिमाग में उठता है ना उस कंपनी से रिलेटेड, उस कंपनी में एंट्री करने से पहले उस कंपनी से रिलेटेड मैं फिर से अपना इंटरनेट खोलती हूँ, फिर से अपना आईपैड खोलती हूँ, वो क्वेश्चन गूगल पे डालती हूँ, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी सारी चीजें, जितने सारे न्यूज सामने दिखाई देते हैं, उन सारी न्यूज से फिर गो थ्रू होती हूँ। ये मैं फाइनल ट्रेड लेने से पहले की चीजें बता रही हूँ आपको। जब भी किसी शेयर में मैं प्रॉफिट बुकिंग करती हूँ या फिर एंट्री करती हूँ, ठीक है, तो ये जिस दिन भी मुझे किसी कंपनी में एंट्री करनी होती है ना, तो उससे पहले मैं और बैठ के 3 4 5 घंटे और अच्छे से देखती हूँ कि यार किसी तरह का कोई खतरा ऐसा हो तो काश वो मेरी नजर में आ जाए, मेरी पूरी कोशिश रहती है, ठीक है। तो ये रहता है, मैं एक ट्रेड लेती हूँ। हो सकता है कि देखो ये तो खैर प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, तो यहाँ पे तो अब मैं मेजोरिटी प्रॉफिट बुकिंग करूंगी। मैक्सिमम में मैं 7 8 कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग कर चुकी हूँ और आज मैं सुबह से उठ के सिर्फ यही काम कर रही थी कि और कौन कौन सी कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग, मैंने वो चीजें शॉर्टलिस्ट कर ली है कि कौन कौन सी कंपनीज में अभी प्रॉफिट बुकिंग बन रही है और कौन कौन सी कंपनीज में अभी और लगे देना है। ये थोड़ा बहुत जो मार्केट का प्रॉफिट बुकिंग वाला सिस्टम है ये खत्म होके ये शेयर अभी और अच्छी तरीके से आगे जाएगा। तो वो 4 5 कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं और जहां से प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो कंपनी शॉर्टलिस्ट कर ली है। 1 2 दिन ये प्रॉफिट बुकिंग वाला खेल और चलेगा, 1 2 दिन का मार्केट और देख लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना वहां से प्रॉफिट बुक करके वहां से जो पैसा निकलेगा वो फिर मेरे को जहां पे भी फ्रेश एंट्री बनानी होगी वहां पे फ्रेश एंट्री बनाऊंगी, जहां पे भी एवरेजिंग करनी होगी वहां पे एवरेजिंग करूंगी, ठीक है। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ना ये काफी ज्यादा केयरफुल, बहुत छोटी छोटी कोई भी जरा सी भी गलती ना रह जाए, कहीं भी कोई भी न्यूज मेरे आंखों से नहीं छूटनी चाहिए, कोई भी डेटा मेरी आंखों से नहीं छूटना चाहिए। ये इस तरह का प्रोसेस होता है हर एक ट्रेड लेने से पहले। और लास्ट जो पॉइंट रहता है ना वो जो मेरी स्टडी का एक स्टडी का क्रक्स अगर मैं बताऊं तो वो ये कि ना तो आज की डेट में शेयर का प्राइस केवल फंडामेंटल से मूव करता है और ना ही केवल टेक्निकल से मूव करता है। जब दोनों चीजें फंडामेंटल प्लस टेक्निकल जब दोनों चीजें एक साथ काम करने लगती है ना तब किसी भी शेयर का प्राइस मूव करता है। यहाँ मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी देख ली जो लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद उनके टेक्निकल सपोर्ट नहीं कर रहे, इस वजह से उनका शेयर प्राइस मूव नहीं कर रहा। और कई बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी देख ली जहां पे लगातार वो कैंडल स्टिक पैटर्न बने जा रहे हैं जैसे कि आप वो भी ये सारे ऑर्गेनिक्स, जितने भी आप ये ऑर्गेनिक्स खरीद के बैठे हो ना केमिकल वाले, सब में सेलिंग है यार। पता नहीं क्यों आप लोगों ने इतने इतने प्राइसेस पे ये सब खरीद लिया। कंपनी फंडामेंटल बहुत शानदार है, सब कंपनीज बहुत अच्छे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, अपने अपने सेक्टर की एकदम तगड़ी खिलाड़ी हैं। लेकिन उनके टेक्निकल चार्ट अगर मैं देखती हूँ तो वो टेक्निकल चार्ट सब ह्यूज सेलिंग शो कर रहे हैं इस वक्त। मुझे जितने भी आप ये ऑर्गेनिक और केमिकल सेक्टर में से इस वक्त पूछ रहे हो ना, या जो भी पर्सन इस वक्त केमिकल में एंट्री कर रहा है, मुझे ये टाइम केमिकल के लिए सही नहीं लग रहा। क्योंकि जितनी भी कंपनीज के केमिकल वालों के जो टेक्निकल चार्ट है ना, इन दिनों में मैं जितनी भी कंपनी से गो थ्रू हुई हूँ वो एक बड़ा सेलिंग शो कर रहे हैं। मुझे तो टेक्निकल चार्ट की बात कर रही हूँ, फंडामेंटली केमिकल कंपनीज में कोई खास ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं पता क्यों। तो उसका रीजन यही है कि आज की डेट में केवल टेक्निकल भी काम नहीं करेगा, फंडामेंटल भी काम नहीं करेगा। जब ये दोनों चीजें एक साथ मैच करेंगी ना, जब ये दोनों चीजें एक साथ किसी शेयर को फेवर करेंगी, तब जाके उस कंपनी का शेयर मूव करता है, तब जाके उस कंपनी के शेयर में प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें मोटा मोटा मेरे स्टडी का एक पैटर्न है। और रही बात कि मैं आपको क्या बता दूं यार, मतलब मैं बार बार जब आप लोग मेरे से ये पूछते हो ना कि मैं स्टडी करते हुए क्या देखती हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या देखती हूँ। मेरी वॉच लिस्ट में ऑलमोस्ट 20 से 25 कंपनियां ऑल द टाइम रहती हैं। हर कंपनी मेरी वॉच लिस्ट में आती जाती है। जो भी सेक्टर की जो भी कंपनी मुझे अच्छी लगती है वो कंपनी को मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर लेती हूँ। फिर क्या होता है कि जैसे ही ये न्यूज के टच में हमेशा रहती हूँ, न्यूज जो भी अच्छी बुरी जो भी न्यूज चलती रहती है शेयर मार्केट में, हर सेक्टर और हर कंपनी से रिलेटेड, उन न्यूज के टच में हमेशा रहती हूँ। कोई भी ऐसी न्यूज मिलती है जिससे लगता है कि अभी ये जो मैंने कंपनीज वॉच लिस्ट में डाली हुई है कि इन कंपनीज में इस वाली कंपनी को कुछ खास अभी 2 3 महीने यहाँ कुछ नहीं होने वाला, उस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट निकाल के बाहर कर देती हूँ, ठीक है। या किसी इन कंपनीज के बिहेवियर देख के, इनका
इनका स्ट्रॉन्ग टेक्निकल चार्ट पैटर्न देख के, इनके जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ देख के, और उस सेक्टर का नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें देख के तब फिर मैं बाद में उस कंपनी को स्पेशल अटेंशन में डाल लेती हूँ। और लगभग 15-20 दिन, 1 महीना वो स्पेशल अटेंशन में रहने के बाद में फिर बाद में मैं 10 दिन उसको बहुत क्लोजली वॉच करती हूँ। बहुत क्लोजली मतलब फिर मैं ऐसे वॉच करती हूँ कि मैं उससे रिलेटेड फिर हर न्यूज जो भी जहां जहां भी, वो चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड हो, चाहे मनी कंट्रोल हो, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स हो, चाहे शेर खान का न्यूज लेटर हो, चाहे और बहुत सारे वॉल स्ट्रीट का न्यूज लेटर हो, 50 तरह के न्यूज लेटर मैं पढ़ती रहती हूँ। मुझे नहीं पता, जो जो मेरे सामने आ जाए, जो जिस भी तरह का पॉपअप न्यूज लेटर के सामने मेरे पास आ जाए ना, मैं सब न्यूज़पेपर पढ़ डालती हूँ। उस कंपनी से रिलेटेड जरा सी भी इंफॉर्मेशन मेरे हाथ से मिस नहीं होती। और जब इतना सब कुछ होने के बाद तब जाके मैं उस कंपनी में एंटर करती हूँ। और एक बार एंटर करने के बाद में 3 महीने तक मैं शांति से बैठती हूँ। फिर मैं 3 महीने तक, मुझे रोज दिन में 3 बार ये नहीं होता मन में कि हाँ ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बाय करूं सेल करूं, मैं उस उन थॉट्स में पड़ती ही नहीं हूँ। 3 महीने तक मैं रिलैक्स करती हूँ। और मेजॉरिटी मतलब 90% मेरी जो एंट्रीज रहती है ना, अभी इन दिनों में जो मैंने एंट्रीज की हैं पिछले लगभग 3-4-5 महीने से, जब से मैंने अपनी स्टडीज छोड़ी है। मैं अभी गवर्नमेंट पीएसयू, अभी मैं फिलहाल मैं पीसीएस के लिए तैयार कर रही थी, यूपीएससी के लिए। तो मेरा एज लिमिट कंप्लीट हो गई थी, 32 ईयर्स मैंने क्रॉस कर दिया था। तो मैं यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन 3 महीने लास्ट, जब से मैंने ये चैनल, और चैनल शुरू करने से पहले भी 1-1.5 महीने पहले मैंने अपनी स्टडी छोड़ के, जो मैंने कंप्लीटली शेयर मार्केट की स्टडी शुरू कर दी थी, तो उसके बाद से तो मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है। मतलब अगर मैंने 10 की 10, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने 10 की 10 कंपनीज में एंट्री की है ना, तो 10 की 10 कंपनीज में प्रॉफिट्स पे बैठी हुई हूँ। किसी भी कंपनी में मेरे को नुकसान नहीं है एटलीस्ट ना। वो प्रॉफिट किसी में थोड़ा हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरी एंट्री से नीचे वो चीज नहीं गई है। क्योंकि उस एंट्री को करने से पहले मैं इतना कहते ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो वही वाली हालत रहती है कि उस एंट्री से पहले मैं उस कंपनी की एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन मैं देखना चाहती हूँ। और इसी वजह से, और तो मेरी यही तो जी यही सब कुछ रहता है। और कुछ कुछ तो ये तरीका रहता है। और मैं ये नहीं बता सकती कि मैं क्या क्या रीड करती हूँ। मनी कंट्रोल को मैं 1 मिनट में स्कैन कर लेती हूँ, स्क्रीनर को मैं 1 मिनट में स्कैन कर लेती हूँ। वो मुझे पता है कि मुझे कहाँ, किस कंपनी का, हर कंपनी का हर पैरामीटर अलग अलग देखना होता है। किसी कंपनी के लिए कोई पैरामीटर इंपॉर्टेंट होता है, किसी कंपनी के लिए कोई पैरामीटर इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एक पैरामीटर थ्रू आउट उस कंपनी या थ्रू आउट उस सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो हर कंपनी से रिलेटेड हर चीज मैं अलग अलग देखती हूँ। बाकी हाँ, मैं आपको ये बता दूंगी कि किन कंपनीज को मैं सिरे से नकार देती हूँ। उसके लिए मैं एक अलग अलग टॉपिक बताऊं, अलग से एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी वो कंपनीज हैं जिनको देखते के साथ मैं उनपे अगला 1 सेकंड भी बिताना उचित नहीं समझती। तो वो 4-5 पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी, ताकि आप ये बेकार की कंपनीज के चक्कर में ना पड़े, मल्टी बैगर स्टॉक, कचरा स्टॉक के चक्कर में ना पड़े। अपनी कंपनीज में अच्छी, अपने पोर्टफोलियो में अच्छी अच्छी कंपनीज को जगह दे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और जिन्होंने टाटा केमिकल में एंट्री कर रखी है ना, मैं उनके लिए बताना चाहूंगी, मैंने अभी टाटा केमिकल को अपने वॉच लिस्ट में डाल रखा है। अभी मैं कम से कम 3 महीने बाद टाटा केमिकल में, अभी तो मैं उसे देखूंगी है ना, अब मैं ये नहीं कह रही एंट्री करूंगी। मैंने सिर्फ टाटा केमिकल का नाम लिया और उस भाई ने जाके 1000 शेयर टाटा केमिकल के खरीद लिए। और टाटा केमिकल का चार्ट पैटर्न मैंने आज बैठ के अच्छे से रीड किया था। वहां पे तो गंदी वाली मेरे को प्रॉफिट बुकिंग शो कर रहा है। मैं किसी को बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। अब वो भाई मेरा ये वाला वीडियो देख के वो कल ही जाके टाटा केमिकल बेच दे और कल परसों वो टाटा केमिकल बढ़ जाए, तो उसमें मैं कोई भी लायबल नहीं हूँ। अपना बेचने और खरीदने से पहले 50 बार देखा सोचा करें। मैंने वो तरीका बता दिया कि ना तो मैंने टाटा केमिकल में एंट्री की थी और ना मैं करने की अभी 1-2 महीने में टाटा केमिकल में एंट्री करूंगी भी नहीं। मैं पहले उसका एक पैटर्न जो होगा ना वो स्टडी करूंगी। फिलहाल तो टाटा केमिकल का जो चार्ट पैटर्न है ना वो मुझे सेलिंग शो कर रहा है। इस वक्त केमिकल सेक्टर में कई तरह की दिक्कतें हैं। एक पूरा केमिकल सेक्टर पे एक मैं अलग से जल्दी वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, और कल ही टाटा केमिकल में 4.5% की गिरावट हुई है, क्योंकि इन्होंने अपने सोडा ऐश प्राइसेस
में काफी कट किया है काफी प्राइसेस को, तो है ना, उससे कंपनी के मार्जिन इंपैक्ट होंगे। बाकी हाँ, इस न्यूज का क्या इम्पैक्ट आएगा ये देखने में थोड़ा और न्यूज आने दो, थोड़ा और आर्टिकल्स आने दो, थोड़ा और एनालिस्ट के व्यूज आने दो, तब और टाटा केमिकल्स पे मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगी। फिलहाल टाटा केमिकल्स मेरी वॉच लिस्ट में इंक्लूडेड है, लेकिन अभी मैंने एंट्री इसलिए नहीं की थी क्योंकि टाटा केमिकल्स का जो चार्ट पैटर्न है ना, वो काफी ज्यादा एक ह्यूज, मतलब मुझे ऐसा ह्यूज भी तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक कंसोलिडेशन या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग शो कर रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो क्योंकि मैं एंटर्ड भी नहीं हूं तो मैं बहुत ज्यादा इसलिए इंटरेस्ट लूंगी भी नहीं, और अभी 1-2 महीने केमिकल सेक्टर में थोड़ा दिक्कत रहेगी। ठीक है, जैसे ही वो जैसे ही ओवरऑल केमिकल सेक्टर की दिक्कत खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम केमिकल सेक्टर की अच्छी दिग्गज कंपनियां देख लेंगे। केमिकल सेक्टर पे मैं बहुत जल्दी, जो भी लोग केमिकल सेक्टर में फंसे हुए हैं, अगर वो प्रॉफिट्स पे हैं तो वो प्रॉफिट वो देख लें, मतलब मैं ये नहीं कह रही सेल कर दें, ठीक है, वो देख लें अकॉर्डिंगली। लेकिन अभी थोड़ा केमिकल सेक्टर में शायद दिक्कत है। मैं जितना भी केमिकल सेक्टर की न्यूज फॉलो कर रही हूँ ना, कोई भी मेरे को पॉजिटिविटी का इशारा दे नहीं रही है इस वक्त। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, नहीं मन कर रहा हो तो मत करना, ठीक है, इट्स ओके। चलो टाटा, बाय बाय।